गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 4 उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जनजातीय समाजों के रहने वाले, जिनको हम आम भाषा में आदिवासी कहते हैं, उनका रहन सहन कैसा था और उन लोग कैसे रहते थे, कैसे झूम खेती करते थे, कैसे घुमंतू कृषि करते थे, इसके बारे में जाना। तो इसमें आखिर क्या समस्या पड़ी कि अंग्रेजों का ध्यान इनके तरफ गया। तो उसका एक कारण ये था कि जब वो और समाज पर, किसान पर, मैदानी क्षेत्रों के किसानों पर जब वो अपना लगान वसूल करने लगे, तो उनकी नज़र इन आदिवासी क्षेत्रों और जंगलों के आसपास के लोगों पर भी गई, क्योंकि ये भी झूम खेती करते थे और उससे अनाज उत्पादन करते थे। तो इन्होंने इनके जाने के पीछे यही सोच थी कि इनसे भी लगान या कर लिया जाए। हालांकि जो भी आदिवासी थे उनका ये मानना था कि ये जो जंगल है वो काट कर खेती योग्य भूमि बनाना हमारे पूर्वजों का काम है। उन्होंने इसको खेती के लायक बनाया, कृषि के लायक बनाया, तो फिर इसमें किसी को कर देने की आवश्यकता या लगान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे राजस्व वसूली से फायदा होने लगा अंग्रेजी सरकार को, तो उन्होंने इसके तरफ भी ध्यान दिया कि इन लोगों से भी लगान वसूला जाए और लगान की राशि आए, जिससे कि हमको और फायदा हो। और उसके लिए उन्होंने सेठ साहूकारों, महाजनों को उसमें लगाया और उनसे लगान वसूली करने लगे। इसका सीधा असर झूम खेती करने वाले लोगों पर भी पड़ा या घुमंतू कृषि करने वाले लोगों पर पड़ा। क्योंकि वो अब दूसरे जमीनों पर, दूसरे जगह पर वैसे खेती नहीं कर पाते थे। क्योंकि उसमें उन लोगों को हमेशा देना पड़ता था लगान, और लगान नहीं चुकता करने पर उनको कर्ज लेना पड़ता था, और कर्ज नहीं देने के एवज में उनकी जमीन साहूजनों और महाजनों के पास चली जाती थी, अंग्रेज अधिकारियों के पास चली जाती थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, जितनी भी आदिवासियों की जमीन थी उसको भी सरकारी दस्तावेज में उन्होंने दर्ज करा लिया था कि ये भी सरकार के अंतर्गत है, अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत जमीन है और टैक्स देना उसमें अनिवार्य है। और ज्यादा टैक्स लगाने से जो आदिवासी थे वो कर्ज नहीं चुका पाते थे, और नहीं चुकाने के कारण वो लोग उनसे कर्ज लेते थे, और कर्ज नहीं चुका देने के कारण जमीन उनकी हो जाती थी या नीलाम हो जाती थी और महाजनों के कब्जे में वो चली जाती थी। और इसका असर झूम खेती करने वालों पर सबसे अधिक पहुंचा। इन बस्तियों तक सरकारी अधिकारियों को जाने का एक और भी असर हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने के कारण उसमें गैर आदिवासी, यानी जो आदिवासी क्षेत्र के नहीं थे, जब ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेने लगे लोग, आदिवासी लोग, तो उसके लिए उन्होंने गैर आदिवासी महाजनों, सेठ साहूकार को उसमें लगाया, ठेकेदारों को लगाया, और वो कर्ज वसूलने के लिए हमेशा इस प्रयास में रखते थे कि इस जमीन को किस तरह हथियाया जाए और इन लोगों को किस तरह बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाए। बंधुआ मजदूर एक तरह का ऐसी प्रक्रिया है कि आपकी जमीन गिरवी रहेगी, जब तक आप कर्ज चुकता नहीं करेंगे तब तक आप मेरे यहाँ काम करेंगे। और ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें कभी भी वो कर्ज चुका नहीं पाते थे। जमीन तो उनकी रहती थी, तो कर्ज चुकाएंगे कैसे? अच्छी खेती, अच्छी फसल, अच्छी बीज, इस सब की प्रक्रिया नहीं थी उनके पास, तो कर्ज नहीं चुकता होता था, इसलिए वो बंधुआ मजदूर उनके लोग रहते चले जाते थे। अंग्रेजों के समय एक और बात आई कि अंग्रेज लकड़ी का व्यापार अचानक ही तेजी से बढ़ गया। क्योंकि उस समय कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरों का निर्माण हो रहा था, और उसकी विकास के लिए उनको लकड़ियों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि इन क्षेत्रों में लंबी लंबी रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी। 1850 के बाद रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था भारत में, और उसमें सबसे अधिक आपको लकड़ियों की जरूरत थी। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, पुराने जो रेलवे लाइन थे और लकड़ियों के पट्टियों पर रेलवे लाइन बिछाई जाती थी। आज भी आप स्टेशनों के पास जाएंगे तो सारी लकड़ियां निकाल कर आपको किनारे रखी हुई, स्टेशन किनारे आप देखेंगे उस पटरियों को, उस लकड़ियों को, तख्ते को, जिसको स्लीपर बोला जाता था, उस भाषा में स्लीपर बोला जाता था, जिस पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी
रेल लकड़ी के तख्ते पर, उसको स्लीपर बोला जाता था। और उसके लिए सबसे अधिक लकड़ी की आवश्यकता होती थी। उसके लिए उन्होंने जंगलों को अंधाधुंध काटना शुरू किया और उसके लिए वो लोग जंगलों में नीलामी करते थे, ठेकेदारी करते थे और उस ठेकेदारी में उनको बहुत ही अधिक फायदा होता था। उसमें बहुत अधिक मुनाफा अंग्रेजों को मिलता था। लकड़ी के एवज में जो भी महाजन या सेठ या ठेकेदार थे वो बहुत अधिक पैसा देते थे अंग्रेजों को और उनको ज़्यादा मुनाफा होता था। लेकिन ठेकेदार जो पैसा देते थे वो कितना लकड़ी काटेंगे इसका कोई ये नहीं था, सीमित नहीं था, लिमिट नहीं था और अंधाधुंध वो जंगलों को काटना शुरू कर देते थे। सन 1850 से रेलवे लाइन बिछाई जानी शुरू हुई भारत में और 1910 तक आते आते 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पूरी भारत में बिछा दी गई। तो इससे लगता है 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने में कितनी लकड़ियों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा इमारतों, खदानों, जहाजों के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी काटकर बेचा जाने लगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने लगा। जो भी व्यापारी थे, जो भी ठेकेदार थे जंगलों को काटने के लिए, तो अधिक पैसा देते थे अंग्रेजों को, उनको भी फायदा होता था और अधिक दाम पर बेचते थे तो इनको भी मुनाफा होता था। तो इसके लिए सरकार को बहुत ही आमदनी होती थी इन लकड़ियों को काटने में। लेकिन जब ठेकेदार जो थे वो बहुत अधिक जंगलों को काटना शुरू कर दिए तो अंग्रेजों को ये लगा, अंग्रेज अधिकारियों को ये लगा कि अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो हमको और भी कामों के लिए पेड़ बचेंगे कहाँ से, लकड़ियों की जो जरूरत है वो कहाँ से पूर्ति होगी। तब उन्होंने खाली जो जगह, जो पेड़ काटे गए थे जो जगह था उस पर उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया, पौधा लगाना शुरू किया। हालांकि वो ऐसे पौधे लगाते थे, ऐसे पेड़ लगाते थे जिनकी बाजार में बहुत ही मांग होती थी और उसी प्रकार के वो पेड़ पौधे उसमें लगाते थे जो कि बेचने में आसानी हो, क्योंकि उनके पीछे एकमात्र उद्देश्य था उस लकड़ियों का फिर से व्यापार करना। तो धीरे धीरे इस तरह वो लोग जंगलों को काटना शुरू किए जो कि आदिवासियों का रहने का प्रमुख जगह था, उनके रहन सहन का प्रमुख साधन था, उनका आवास था और लकड़ियों का बहुत अधिक वो व्यापार करने लगे और जंगलों को काटने लगे। तो ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोगों ने देखेंगे कि इसके लिए सरकार ने और भी कौन सारी व्यवस्था की लकड़ियों को काटने के मामले में। उसके लिए उन्होंने वन विभाग बनाया और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह हुए। कौन कौन से जनजातीय ने विद्रोह किया इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।